पहाड़ों की तलहटी में बसे छोटे से गांव देवपुर में दिसंबर का महीना था। कोहरे की सफेद चादर पूरे गांव को ढके हुए थी। सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन अंधेरा अभी भी छाया हुआ था। गोपाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी 22 साल की बेटी मीरा के साथ एक टूटे फूटे मिट्टी के घर में रहता था। घर की दीवारों में जगह जगह दरारें थीं, जिनसे ठंडी हवा सीधे अंदर आती थी। फटी हुई खिड़की पर टाट का पुराना टुकड़ा लटका हुआ था। गोपाल की उम्र 55 साल थी, लेकिन शरीर 70 साल के बूढ़े जैसा लगता था। लगातार खांसी और कमजोरी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं। लालचंद सेठ का 50,000 रुपए का कर्ज, जो ब्याज के साथ अब 75,000 हो चुका था। सुबह की कड़ाके की ठंड में गोपाल अपने फटे कंबल में लिपटा हुआ धीरे धीरे उठा। उसके हाथ पैर ठंड से जम गए थे। कमरे के कोने में रखी लालटेन की धुंधली रोशनी में उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। पिताजी! मीरा की चिंतित आवाज गूंजी। वह रसोई से बाहर आई। आप फिर से जंगल जा रहे हैं इस ठंड में? गोपाल ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ी। बेटी, घर में राशन खत्म हो गया है और सेठ ने कहा है कि अगर इस महीने के अंत तक पैसे नहीं दिए तो वो हमारी जमीन पक्की कर लेगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी उनकी छोटी सी जमीन ही उनकी आखिरी पहचान थी। उसी पर उनकी मां की कब्र थी। 2 साल पहले बीमारी के इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और तब गोपाल ने वो जमीन सेठ के पास गिरवी रखी थी। लेकिन पिताजी, कल भी आप खाली हाथ लौटे थे। ठंड इतनी है कि लकड़ियां इतनी कड़क हो गई हैं कि कुल्हाड़ी का असर ही नहीं होता। और आपकी खांसी? मेरा बेटी, कोशिश तो करनी ही होगी ना। चल, मैं चलता हूँ। गोपाल घर से निकला। बाहर ठंडी हवा चाकू की तरह चुभ रही थी। पूरा गांव सफेद कोहरे में लिपटा था। जंगल के किनारे पहुंचकर गोपाल ने एक मोटे पेड़ के सामने कुल्हाड़ी उठाई। कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई और वापस उछल गई। उसके हाथों में झंझनाहट दौड़ गई। हाय राम! उसने दर्द से कराहते हुए अपने हाथ सहलाए। ठंड की वजह से लकड़ी इतनी सख्त हो गई थी कि वो कट ही नहीं रही थी। उसने फिर कोशिश की। धक धक धक, लेकिन बस हल्की सी खरोंच आई पेड़ पर। 2 घंटे की लगातार कोशिश के बाद गोपाल हार मानकर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस फूल रही थी। खांसी का दौरा तेज हो गया। उसने मुंह पर हाथ रखा। हथेली पर खून के धब्बे थे। अब ये भी शुरू हो गया। वो बुदबुदाया। उसे याद आया, मां भी ऐसे ही खून की खांसी से गई थी। खाली हाथ घर लौटते हुए गोपाल की आंखों में आंसू थे। सेठ अब जमीन ले ही लेगा। मीरा का क्या होगा? खाली हाथ देखकर मीरा समझ गई। पिताजी, आप लेट जाइए, मैं कुछ बनाती हूँ। मीरा ने प्यार से उन्हें बिस्तर पर लिटाया। रसोई में सिर्फ थोड़ा सा आटा और आलू बचा था। मीरा ने रोटी बनाई और एक कटोरे में गर्म पानी में नमक डालकर सूप बनाया। लीजिए पिताजी, ये पी लीजिए,
आपको गर्माहट मिलेगी। गोपाल ने कटोरा मीरा की तरफ बढ़ा दिया। तू पी ले बेटी, तू भी तो ठंड में कांप रही है। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप पीजिए। मीरा ने जिद की। खाना खाने के बाद गोपाल चारपाई पर लेट गया। मीरा बाहर आंगन में बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। क्या करूं? पिताजी अब लकड़ियां नहीं काट सकते। ठंड इतनी है कि कोई और काम भी नहीं मिल रहा। सेठ 15 दिन बाद जमीन ले लेगा। तभी गली से एक आदमी गुजरा। अरे भाई, इस ठंड में गर्मा गर्म चाय मिलेगी कहीं? इस गांव में तो कोई चाय की दुकान है ही नहीं। 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा शहर। मीरा के दिमाग में बिजली कौन थी? चाय? हाँ, यही तो है। वो तुरंत घर के अंदर भागी। एक पुरानी डायरी निकाली जो माँ की थी। उसमें कई रेसिपी लिखी थी। मीरा ने पन्ने पलटे। आलू के पकौड़े, माँ की खास रेसिपी। बस यही है। मीरा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। इस ठंड में लोगों को चाय और पकौड़ों की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे गांव में तो कोई दुकान है ही नहीं। शाम को जब गोपाल उठा तो मीरा उसके पास बैठ गई। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटी, बोल। गोपाल की आवाज में थकान थी। मीरा ने गहरी सांस ली। पिताजी, अब आप लकड़ियां काटने मत जाइए। ये काम अब नहीं होगा। इस ठंड में ना लकड़ी कटेगी, ना आपका शरीर साथ देगा। लेकिन बेटी, फिर क्या करें? सेठ का कर्ज। गोपाल की आंखें नम हो गईं। पिताजी, मेरे पास एक योजना है। मीरा की आवाज में उत्साह था। हमारे गांव में कोई चाय की दुकान नहीं है। सर्दी में लोग तरस जाते हैं एक कप गर्म चाय के लिए। शहर जाना पड़ता है। गोपाल ध्यान से सुन रहा था। पिताजी, अगर हम एक छोटा सा चाय पकौड़े का ठेला लगा ले, तो गांव के चौराहे पर, जहां से सब लोग गुजरते हैं, सर्दी में लोग गर्मा गर्म चाय और माँ की रेसिपी वाले आलू के पकौड़े जरूर खरीदेंगे। गोपाल चुप था, फिर बोला, लेकिन बेटी, ठेला लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। चाय की केतली, गैस सिलेंडर, बर्तन, कच्चा माल, हमारे पास तो कुछ नहीं है। मीरा ने सोच लिया था। पिताजी, हम सेठ से मिलेंगे। उनसे 10,000 रुपए और कर्ज मांगेंगे। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन हम उन्हें अपनी योजना बताएंगे। अगर हमारा ठेला चल गया तो हम 2 महीने में सारा कर्ज चुका देंगे और जमीन भी वापस ले लेंगे। गोपाल को शक था। बेटी, तू इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार बात कर रही है, लेकिन सेठ वो मान जाएगा? पिताजी, आप मेरे साथ चलिए। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगली सुबह गोपाल और मीरा लालचंद सेठ की हवेली के सामने खड़े थे। बड़ा सा लोहे का गेट, संगमरमर का फर्श, गर्म कमरे, सब कुछ उनके टूटे घर से इतना अलग। क्यों आए हो गोपाल? वो 60 साल का मोटा आदमी था। चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। पैसे लाए हो या जमीन के कागज देने? गोपाल ने हाथ जोड़े। सेठ जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। क्या बात? तुमने तो 3 महीने से एक पैसा नहीं दिया, ब्याज भी नहीं। मीरा आगे बढ़ी। सेठ जी, नमस्ते। मैं मीरा हूँ, गोपाल की बेटी। सेठ ने उसे देखा। हाँ, तो? सेठ जी, मैं जानती हूँ हमारी स्थिति खराब है, लेकिन हमारे पास एक योजना है। मीरा की आवाज में आत्मविश्वास था। अगर आप हमें एक मौका दे तो हम 2 महीने में आपका पूरा कर्ज ब्याज समेत चुका देंगे। सेठ हंसा। क्या योजना है तुम्हारी? गोपाल तो लकड़ी भी नहीं काट पा रहा।
मीरा ने गहरी सांस ली। सेठ जी, हम चाय पकौड़े का ठेला लगाना चाहते हैं। हमारे गांव में कोई चाय की दुकान नहीं है। सर्दी के मौसम में ये बहुत चलेगा। हमें बस 10,000 रुपए और चाहिए सामान खरीदने के लिए। सेठ की भौहें उठ गईं। और मुझे क्या भरोसा कि तुम ये पैसे वापस करोगे? तुम पर तो पहले ही 75,000 रुपये का कर्ज है। सेठ जी, गोपाल बोला। हम 15 दिन में आपको 5,000 रुपए देंगे। अगर हम नहीं दे पाए तो आप जमीन ले लीजिए, लेकिन अगर हम दे दें तो हमें 2 महीने का समय दीजिए। ये लो 10,000 रुपए, ये लो 10,000 रुपए। लेकिन याद रखना, 15 दिन में 5,000 रुपए नहीं दिए तो जमीन मेरी, और उसके बाद हर महीने 10,000 रुपए देने होंगे। समझे? मीरा और गोपाल ने एक दूसरे को देखा। मुश्किल शर्त थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। जी सेठ जी, मंजूर है, मीरा ने कहा। अगले 3 दिन मीरा और गोपाल ने पूरी मेहनत की। पैसों से उन्होंने एक छोटी लोहे की ट्रॉली, गैस सिलेंडर और बर्नर, बड़ी केतली, चाय के कप प्लेट, आटा, आलू, प्याज, मसाले, तेल, चाय पत्ती, दूध, चीनी, सब कुछ खरीदा। घर में मीरा ने माँ की रेसिपी के अनुसार पकौड़ों का परीक्षण किया। गोपाल ने चखा। वाह बेटी, बिल्कुल तेरी माँ जैसे बने हैं। रात को दोनों ने मिलकर ट्रॉली को साफ किया, रंग किया। मीरा ने सफेद कपड़े पर लाल रंग से लिखा, मीरा की चाय, माँ का स्वाद। ठंड की सुबह धुंध में लिपटे गांव के मुख्य चौराहे पर मीरा और गोपाल ने अपना ठेला लगाया। समय था सुबह 7 बजे। मीरा ने चाय बनाना शुरू किया। अदरक, इलायची, तेज पत्ती की खुशबू हवा में फैलने लगी। साथ ही पकौड़े तलने लगी। गर्मा गर्म पकौड़ों की महक चारों ओर फैल गई। पहला ग्राहक रामू काका थे, जो खेत पर जा रहे थे। अरे, ये यहाँ क्या है? वो रुक गए। काका, गर्मा गर्म चाय पीजिए ना, और ये आलू के पकौड़े एकदम ताजे। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। रामू काका ने शक से देखा। कितने के? एक चाय 10 रुपए और 3 पकौड़े 20 रुपए। मीरा ने कहा। दे दो एक चाय और पकौड़े। मीरा ने तुरंत एक कप चाय और गर्मा गर्म पकौड़े दिए। रामू काका ने एक घूंट ली। वाह, बिल्कुल घर जैसी चाय। फिर पकौड़ा खाया। अरे, ये तो कमाल के हैं। गोपाल, तेरी बेटी ने तो धमाल कर दिया। रामू काका की तारीफ सुनकर और लोग रुकने लगे। ठंड में गर्म चाय और कुरकुरे पकौड़े सबको पसंद आए। भाई, मैं रोज आऊंगा अब। एक मजदूर बोला। मीरा बेटी, कल मेरे लिए भी रखना। एक औरत ने कहा। इसी तरह शाम तक सब कुछ खत्म हो गया। पहले दिन 40 कप चाय और 50 प्लेट पकौड़े बिक गए। कुल कमाई 1,400 रुपए। खर्चा घटाकर शुद्ध लाभ 700 रुपए। शाम को घर लौटते हुए गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटी, तूने कमाल कर दिया। लेकिन मीरा ने हिसाब लगाया। पिताजी, 15 दिन में 5,000 रुपए के लिए हमें हर दिन कम से कम 350 रुपए शुद्ध कमाना होगा। आज तो अच्छा रहा, लेकिन हर दिन ऐसा ही रहे, ये जरूरी है। धीरे धीरे गांव में मीरा की चाय की धूम मच गई।
अगले दिनों में मीरा और गोपाल सुबह 6 बजे उठने लगे। मीरा पकौड़ों का घोल तैयार करती, गोपाल ठेला चौराहे तक ले जाते। धीरे धीरे गांव में मीरा की चाय की धूम मच गई। लोग दूर दूर से आने लगे। मीरा की मीठी बोली, स्वाद और साफ सफाई ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन की बात है, दोपहर के टाइम मीरा चाय बना रही थी, तभी विनोद मास्टर स्कूल से लौटते हुए रुके। मीरा, तुम्हारे पकौड़े तो होटल से भी अच्छे हैं। कल मैं अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। ठेले पर अब कभी कभी लाइन लग जाती थी। गोपाल अब स्वस्थ महसूस कर रहे थे। अच्छा खाना मिल रहा था। ठंड में भी काम करने से शरीर में गर्माहट रहती थी। सबसे बड़ी बात, उम्मीद वापस आ गई थी। पंद्रहवां दिन आ गया। मीरा ने डिब्बे से पैसे गिने। 5,800 रुपए शुद्ध लाभा। पिताजी, चलिए सेठ के पास। सेठ की हवेली में दोनों पहुंचे। सेठ को विश्वास नहीं हुआ। सच में पैसे लाए हो? मीरा ने 5,000 रुपए सेठ के सामने रखे। सेठ जी, यह रहे आपके 5,000 रुपए। अब हमें 2 महीने का समय दीजिए, जैसा वादा था। सेठ ने पैसे गिने, फिर मुस्कुराया। शाबाश मीरा, तुमने कर दिखाया। ठीक है, तुम्हें 2 महीने का समय है, लेकिन याद रखना, हर महीने 10,000 रुपए। जी सेठ जी, हम देंगे। अगले हफ्ते मीरा ने कुछ नया जोड़ा। समोसे और ब्रेड पकौड़े। ठंड की शाम को लोगों को ये भी पसंद आए। रविवार को मीरा ने स्पेशल बनाया गुड़ की चाय, सर्दी जुकाम के लिए, और प्याज के पकौड़े। धूम मच गई। अब रोज की कमाई 800 से 1,000 रुपए शुद्ध तक पहुंच गई। गोपाल अब खुशी से काम करते। बेटी, तेरी माँ कहीं से देख रही होगी और मुस्कुरा रही होगी। 1 महीने बाद मीरा ने हिसाब किया। कुल लाभ 22,000 रुपये। घर का खर्चा 7,000 रुपये। बचता 15,000 रुपये। मीरा और गोपाल फिर सेठ के पास गए। मीरा ने 10,000 रुपये दिए। सेठ प्रभावित था। मीरा, तुम बहुत होशियार हो। ऐसे ही चलते रहो। अब बाकी रहा 75,000 से 15,000 घटाएंगे 60,000 रुपये। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक दिन तेज बारिश हुई। ठेला भीग गया। कोई ग्राहक नहीं आया। उस दिन घाटा हो गया। एक बार गैस सिलेंडर खत्म हो गया और नया लेने में देरी हो गई। आधा दिन बर्बाद। लेकिन मीरा और गोपाल ने हार नहीं मानी। हर मुश्किल का हल निकाला। दूसरे महीने में मीरा ने और मेहनत की। अब वो सुबह कचौड़ी भी बनाने लगी। लोगों को ब्रेकफास्ट मिल जाता था। शाम को गरम जलेबी एक मिठाई वाले से टाई अप करके अब रोज की कमाई 1,200 से 1,500 रुपये शुद्ध हो गई। दूसरे महीने का लाभ 32,000 रुपए। मीरा ने फिर सेठ को 10,000 रुपये दिए। अब बाकी 60,000 से
10,000 छा तो 50,000 रुपए। मीरा ने एक बड़ा फैसला लिया। पिताजी, अब हमें एक साथ बड़ा ऑर्डर भी लेना चाहिए। जब पास के गांव में एक शादी हुई, मीरा ने वहां 500 समोसे और एक 100 लीटर चाय का ऑर्डर लिया। पूरी रात दोनों ने मिलकर काम किया। उस एक ऑर्डर से 8,000 रुपए का लाभ। फिर स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए 300 पकौड़े प्लेट का ऑर्डर मिला। फिर से 5,000 रुपये लाभ। तीसरे महीने का कुल लाभ 38,000 रुपए। तीन महीने बाद मीरा ने अपनी सारी बचत गिनी। पहला महीना 15,000, 5,000 प्लस 10,000 दिए, 15,000 बचे। दूसरा महीना 32,000, 10,000 दिए, 22,000 बचे। तीसरा महीना 38,000, सब बचत। कुल बचत 75,000 रुपये। उसी शाम गोपाल और मीरा आखिरी बार सेठ के पास गए। मीरा ने 60,000 रुपये की थैली सेठ के सामने सेठ रखी। जी, ये रहे आपके पूरे 60,000 रुपए। अब हमारी जमीन के कागज दे दीजिए। सेठ ने पैसे गिने, फिर मुस्कुराया। मीरा बेटी, मुझे गर्व है तुम पर। आज के जमाने में ऐसी हिम्मत और ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है। उसने जमीन के कागज गोपाल को वापस कर दिए। गोपाल, तुम्हें ऐसी बेटी मिली है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। सेठ जी, ये सब मीरा ने किया है। इसने ना सिर्फ हमारी जमीन बचाई, बल्कि मुझे जिंदगी जीना सिखाया। उस रात घर लौटते हुए ठंड अब भी थी, लेकिन उनके दिलों में गर्माहट थी। घर पहुंचकर मीरा ने जमीन के कागज मां की तस्वीर के सामने रखे। माँ, हमने आपकी जमीन बचा ली। बेटी, आज मैं समझा, बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार की असली ताकत होती है। आज मीरा की चाय सिर्फ एक ठेला नहीं रहा। मीरा और गोपाल ने थोड़ा और कर्ज लेकर एक छोटी दुकान खोल ली। अब वहां चाय, नाश्ता और दोपहर में थाली भी मिलती।